हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के यूनिट सेकंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाली है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू द स्ट्रैटेजीज and decisions the country makes in its interaction with other nations. Studying these approaches helps us understand how India builds relationships, promote trade, ensure security, and asserts its influence globally. This understanding is essential to know how India deal with challenges and opportunities. देखो, हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्यों पढ़ते हैं? फॉरेन पॉलिसी होता क्या है कि देखो, आज के टाइम पे ना अगर कोई देश चाहे कि वो पूरी दुनिया में किसी देश से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता, कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, बस अकेले अपना देश चला लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इंटरडिपेंडेंट है, राइट, एक दूसरे के ऊपर। तो फॉरेन पॉलिसी में जब हम बात करते हैं ना इंटरेक्शन की, कि कैसे हम दूसरे देश से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें हम काफ़ी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसी तैयार करते हैं, काफ़ी डिसीजंस लेते हैं। तो उसमें जो हम अप्रोचेस यूज़ करते हैं वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे हम रिलेशन बनाते हैं किसी देश के साथ। अच्छे रिलेशन है तो क्यों है, खराब है तो क्यों है, कैसे हम ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, किसके साथ हमें ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना है ना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो इन सब के अंदर जो अप्रोचेस लगती हैं पॉलिसी को बनाने में, स्ट्रैटेजी रेडी करने में, डिसीजंस लेने में, जो भी अप्रोचेस लगती हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया डील करता है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को जो हमें देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ठीक है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपको रशिया यूक्रेन के टाइम पे जो हमारी डील हुई थी रशिया के साथ, उसमें आप वो एग्जाम्पल इसका लगा सकते हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं रियलिस्ट व्यू से। द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है चैप्टर 1, जो कि आपको देखनी चाहिए, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के बारे में। आइडियलिस्ट का जो मानना है, जो ये विचारधारा रखते हैं, आइडियोलॉजी रखते हैं, ठीक है, आइडियलिज्म वाली, उन्हें आइडियलिस्ट कहते हैं। और वो प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनका वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो रियलिस्ट होते हैं, इनके नाम में देखो रियल आ रहा है, यानी काफी प्रैक्टिकल होते हैं। ये कहते हैं कि हमें मिलिट्री पे ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी बूस्ट करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए और अपने देश को सबसे आगे रखना चाहिए और हमें अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये है रियलिस्ट का व्यू। और इस व्यू के साथ कैसे फॉरेन पॉलिसी तैयार होती है वो अब हम देखते हैं। द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फोकसेस ऑन नेशनल इंटरेस्ट, पावर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पहला है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी कि रियलिस्ट कहते हैं सबसे पहले अपने देश को रखो, रिलेशन बाद में। इंडिया प्रायोरिटाइज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट अबव ऑल एल्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, दूसरा है पावर बैलेंस। आपको याद है तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये जीरो सम गेम है, यहाँ पे कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन कॉम्पिटिशन लगा रहता है। और जो जीतेगा उसने क्या करा है, खुद को डेवलप किया है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, ठीक है, अपने आप को ग्रो किया है, उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, मिलिट्री अच्छी है, ये सब। तो इस कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए इंडिया को पावर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। पावर बैलेंस क्या है? सो इंडिया एम्स टू बैलेंस पावर इन द रीजन, स्पेशली विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। हम जानते हैं कि पाकिस्तान, चाइना दोनों के पास ही बॉम्ब्स है। अगर इंडिया बॉम्ब नहीं बनाता तो जैसे हमारे रिश्ते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो हमें पावर बैलेंस करके चलना है। ठीक है, हमें एक कदम इनसे आगे ही रहना है। ये किसका मानना है? रियलिस्ट। अगला कहते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये कहते हैं कि हमें फोकस करना है
हमें बिल्ड करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेन करनी है एक स्ट्रांग मिलिट्री। देखो बिल्ड करना बहुत आसान हो गया कि आपने कुछ लोगों को चुना या आपने एग्जाम लिया, जो भी प्रोसीजर उसका रहा, जो भी प्रोसेस करवाया गया, तो आपने 100 जनों को सेलेक्ट कर लिया, उनको अपने मिलिट्री में ले लिया, आपने आर्मी में ले लिया, आपने उनकी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग भी करा दी। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करके नहीं रखोगे ना, तो फिर आपका देश पीछे रह सकता है। इसका एक और आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो एग्जाम्पल। जो लोग जिम जाते हैं, कोई वेट लूज करने के लिए जाता है, कोई गेन करने के लिए जाता है ना। तो अगर आप गए, आपने अपना 5 kg 10 kg वेट गेन कर लिया या वेट लूज कर लिया, उसके बाद आपने जिम छोड़ दिया या फिर अपनी मील्स टाइम से नहीं ले रहे हो, तो फिर आप वापस से कहाँ पे आ जाओगे, जहाँ पे आप शुरू में थे, है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो अपने देश का रखो, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, उसके बाद पावर को बैलेंस करना जरूरी है, अपने आप को एकदम अप टू डेट रखो, है ना। और तीसरा क्या कह रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी कि फोकस करो, मिलिट्री को बिल्ड करो और उसको मेंटेन करो जिससे कि वो स्ट्रांग बने। इसके अलावा क्या कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस। इसको पहले हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर हमें दिख रहा है स्ट्रैटेजिक अलायंस और नीचे दिख रहा है नॉन अलाइनमेंट। स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब रिश्ते बनाना, नॉन अलाइनमेंट सबसे अलग रहना। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अलायंस में कह रहा है फॉर्मिंग स्ट्रैटेजिक अलायंसेस विद पावरफुल नेशंस लाइक द यूएस एंड रशिया टू काउंटर रीजनल थ्रेट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ में कह रहे हैं प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू एनहांस नेशनल पावर एंड इन्फ्लुएंस। नॉन अलाइनमेंट में कह रहे हैं ट्रेडिशनली इंडिया हैज फॉलोड अ नॉन अलाइंड स्टैंड अवॉइडिंग क्लोज टाइज विद मेजर पावर ब्लॉक्स। देखो स्ट्रैटेजिक अलायंस में ये देखो, पहले नाम देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने क्या किया था, हमने नाम को चूज किया था, है ना, नाम को बिल्ड किया था। ना तो हम यूएस के साथ जाएंगे, ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, क्योंकि एक से दोस्ती करने का मतलब है दूसरे से दुश्मनी अपने आप होना, और इंडिया पीस को प्रमोट करता है, दुश्मनी को नहीं, है ना, एनिमीज नहीं बनाता, राइट। तो ये कहते हैं नॉन अलाइनमेंट अच्छा है, ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज में भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, किसी भी एक मेजर पावर ब्लॉक के साथ हमने अवॉइड किया क्लोज टाइज बनाना। लेकिन स्ट्रैटेजिक अलायंसेज में रिश्ते अच्छे इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जो यूएस है और जो रशिया है, उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों है पावरफुल नेशंस हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, मान लो कल को पाकिस्तान की हमसे कोई लड़ाई हो जाती है, तो वहां पे हम अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है उसके ऊपर यूएस को बोलेंगे कि भाई तुम समझाओ, तुम्हारी तो वो सुनता है ना। तो इसलिए स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में क्या होगा, हम फॉर्म करेंगे अच्छे रिश्ते पावरफुल नेशंस के साथ, और नाम में है कि हम बिल्कुल ही किसी से बहुत क्लोज टाइज नहीं रखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में यही है कि हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमें क्या करना है, डेवलप होना है, नेशनल पावर को इन्हांस करना है, ठीक है। ये था रियलिस्ट व्यू कि देश को पहले रखो, पावर बैलेंस करो और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाओ, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करो, इकोनॉमिकली खुद को बूस्ट करो, ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है लेकिन वो वीडियोस नहीं देखते हैं, या फिर जो वीडियोस देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं, तो उसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करना होगा, और वो आप कर सकते हो अपने कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट या फिर पीआई ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर करके। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आप लिखोगे न्यू सब्सक्राइबर हो तो लिखना न्यू सब्सक्राइबर, पुराने हो तो लिख देना ऑलरेडी सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। एक अप्रोच हमने पढ़ ली, रियलिस्ट अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी तैयार कर रहे हैं रियलिस्ट व्यू के साथ, तो उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। देखो, when we talk about interdependence and complex interdependence in the study of India's foreign policy, we are focusing on how countries rely on each other and how their relationships are interconnected in many ways. ये कह रहे हैं कि देखो अगेन जो मैंने पहली लाइन बोली थी स्टार्ट करते टाइम, कि आज के टाइम कोई देश चाहकर भी अकेला नहीं रह सकता। जैसे कोई इंसान बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता ना, उसको जरूरत पड़ेगी, उसको खाना भी लेना है, उसको सब्जी वाले से भी बात करनी पड़ेगी, उसको घर में भी बात करनी पड़ेगी, उसको जॉब करनी है तो वहां भी बात करनी पड़ेगी। ऐसी जो एक देश है उसको भी पूरी दुनिया में कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या होता है वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है।
पहला है इंटरडिपेंडेंस। 3 सिंपल से पॉइंट है। पहला तो ये कह रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिलाई करती हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, रिसोर्सेज के लिए। दूसरा है कि जैसे देखो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, तो हम इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं कि हमारे जो कॉमन गोल्स हैं हमारे या दूसरे नेशन के, उनको हम अचीव कर सकें, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, है ना, रीजनल स्टेबिलिटी ला सकें। तीसरा ये कह रहे हैं कि अगेन इंडिया भी एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है, तो दुनिया के किसी भी देश में कुछ होता है तो उसका असर हम पे भी पड़ेगा या किसी और देश पे भी उसका असर पड़ेगा। जैसे मान लो अगर अभी यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो क्या वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो सिटीजन हैं, उनको फर्क पड़ेगा? नहीं, पूरी दुनिया इससे अफेक्ट होगी, है ना। जैसे हेल्थ पेंडेमिक है, कोविड है, कोविड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फैलकर पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, सब में, हर जगह फैल गया। ठीक है, तो एक देश में कुछ होता है तो सब ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कोविड है वो सारे में फैल गया। जल्दी से रीड कर लेते हैं। The countries including India are relying on each other for various needs like trade, technology and resources. ठीक है। दूसरा है India's foreign policy is shaped by the need to cooperate with other nations to achieve common goals such as economic growth and regional stability. थर्ड में ये कहते हैं India is a part of the global network where what happens in one country can affect others. For example, global markets, environmental issues and health crises like pandemics are all इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस के अंदर ये सब आया क्या? ट्रेड टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, कॉमन गोल्स को अचीव और रीजनल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, और किसी भी एक देश में कुछ होता है तो सब उससे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या कह रहे हैं? पहला है मल्टीपल कनेक्शंस, यानी कि सिर्फ एक तरीके से ही देश नहीं जुड़े हुए आपस में, बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी जुड़े हुए हैं। दूसरे में कह रहा है डाइवर्स चैनल। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से सिर्फ मतलब जो पॉलिटिकल जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वहां तक सीमित है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आपस में जो देश हैं वो इंटरकनेक्टेड है ना। थर्ड में कह रहा है रिड्यूस मिलिट्री फोर्सेज, यानी कि देखो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के अंदर क्या होता है, जब देश आपस में मिलकर रहेंगे तो अगर लड़ाई जैसी स्थिति भी बनती है, ऐसी सिचुएशन भी आती है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है हमें सीधा आप अपनी मिलिट्री को खड़ा कर दोगे, नहीं, वहाँ पे बातचीत से, एग्रीमेंट साइन करके, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बीच में लाके, मीडिएटर बना के भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। अगला है वही जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, की ग्लोबल चैलेंज हो, क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, हेल्थ क्राइसिस हो, सब मिलके उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको भी जल्दी से रीड करते हैं। पहला है मल्टीपल कनेक्शंस। This means that countries are connected in many ways, not just through trade and economics. It includes cultural exchange, environmental policies and security arrangements. ठीक है, सेकेंड में कह रहे हैं diverse channel, यानी कि besides government interactions, there are numerous other channels through which countries interact, such as MNCs, NGOs and international organizations. थर्ड में ये कह रहे हैं reduced military forces. Complex interdependence suggests that military force is less effective in dealing with many international issues. हर चीज का फैसला मिलिट्री से नहीं किया जा सकता. Instead, diplomacy, international agreement and economic policies are more important. ठीक है, आखिरी है joint problem solving. Countries including India must work together to address global challenges like climate change, terrorism and health crisis. ये दोनों चीजें भी क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है देखो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। समय के साथ दुनिया बदल रही है तो सबके आपस में जो रिश्ते हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज से 10 साल पहले हम किसी एक पर्टिकुलर नेशन को जिस तरीके से देखते थे, जो हमारा व्यू था, आज भी वही है, नहीं है ना, चेंज हो गया है। ऐसे जैसे जैसे समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, रिश्ते भी बदल रहे हैं। द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रेफर्स टू चेंजेस इन ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप दैट अफेक्ट्स हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। और क्योंकि समय बदल गया, दुनिया बदल गई, है ना, वो जज्बात क्या होता है, वो जज्बात बदल गई, सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे अब क्या हो रहा है, जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं वो भी चेंज हो रहा है। क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। पहला है पावर शिफ्टिंग। It means that global power is no longer dominated by a few Western countries. Instead, emerging powers like India, China and Brazil are playing a bigger role in international affairs.
यानी कि पावर शिफ्ट हो गई है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेशन अपना नहीं रख पा रही हैं, है ना, वो डोमिनेट नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ एमर्जिंग पावर्स हैं जो अब निकल के आ रही हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी बिगर और काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। ठीक है, पहला पावर शिफ्टिंग है। दूसरा है मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी पहले यूनिपोलर था बट अब मल्टीपोलर है, जिससे कि हर किसी की बात को वैल्यू दी जाती है। इन दिस न्यू ऑर्डर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल कंट्रीज रादर देन बीइंग सेंटर्ड इन वन और टू। कोई एक देश नहीं है, कोई दो देश नहीं है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, सबकी चलती है यहाँ। दिस मीन्स इंडिया हैज मोर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजन एंड पॉलिसीज। अब इंडिया भी अगर अपनी कोई बात रखता है तो उसको काफी महत्व दिया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगला है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जैसे ब्रिक्स हो गई, ऐसी जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो भी मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, उनमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हम अप टू डेट रह सके, हम डेवलप हो सके, ग्रो हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। As a part of New World Order, India's foreign policy focuses on integrating its economy with the global economy through trade agreement, investment, and participation in international economic organizations like the BRICS. ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है strategic partnership. India seeks to build strategic partnership with various countries to strengthen its global position. अगेन वही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, हम अपने रिश्ते क्या कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे बना रहे हैं, स्पेशली जो पावरफुल नेशंस हैं उनके साथ, जिससे कि हम भी जो अपनी ग्लोबल पोजीशन है उसको मजबूत कर सकें। ठीक है, अगला है एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। इंडिया फोकस ऑन कोलैबोरेटिंग विद अदर कंट्रीज टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, हेल्थ पेंडेमिक्स। हम बाकी कंट्रीज के साथ मिल रहे हैं, अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं। जैसे देखो, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, हेल्थ पेंडेमिक है, सिर्फ इंडिया के अंदर सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में है, तो उसका सोल्यूशन भी पूरी दुनिया मिलके ही निकालेगी, सिर्फ इंडिया नहीं निकाल सकता। ठीक है, वैसे निकाल भी सकते हैं। चलो अगला है और आखिरी है नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूवियन कंसेंसस, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। पहला है न्यूट्रल स्टांस, यानी कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम किसी भी अलाइड फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अलग रहेंगे। ठीक है, अगला है जो सेकंड में कह रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉलिसी, यानी कि हम अगर किसी भी यूएस या सोवियत यूनियन में से किसी भी एक के साथ जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके कहने पर चलना पड़ेगा, जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अभी भी आज़ाद हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, नेहरू जी का क्या कहना था, हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ठीक है, अगला है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखो जैसे ही मतलब नेहरू जी का हमेशा मानना था, इवन इंडिया में जितने भी लीडर्स रहे हैं सबका ये मानना है कि इंडिया शुड बी अ ग्लोबल लीडर और हमें पीस को प्रमोट करना है, हमें क्या करना है, नेशंस में पीस, शांति लेके आनी है सब, ताकि आपस में कोऑपरेशन से, प्यार से, भाईचारे से रह सके। ठीक है, पहले है न्यूट्रल स्टांस। नॉन अलाइनमेंट मीन्स नॉट फॉर्मली अलाइंग विद एनी मेजर पावर ब्लॉक और अलायंसेस, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैंप्स लेड बाय यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अगेन इंडिया अंडर दिस पॉलिसी sought to make its own decision based on its interest rather than following the lead of either US or Soviet Union. ठीक है, थर्ड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। Non-alignment aimed at promoting peaceful coexistence and cooperation among nations. ठीक है, अब है नेहरूवियन कंसेंसस। This approach is named after Jawaharlal Nehru, India's first prime minister, who was the main architect of India's early foreign policy. देखो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारी जो पहले जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको क्या किया था, डिजाइन किया था, फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, कुछ की प्रिंसिपल्स थे इनके, पढ़ लेते हैं। पहला अगेन नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, विच मीन्स स्टेइंग न्यूट्रल इन द कोल्ड वॉर। सेकेंड है एंटी कॉलोनियलिज्म, यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जो भी देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं भारत उनके साथ है। ठीक है, सपोर्टिंग फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। थर्ड कह रहे हैं पीस एंड डिसआर्मामेंट, यानी ये न्यूक्लियर बम वगैरह क्या है, इसको कम करो, है ना, पीस, शांति लेके आओ, भाईचारा लेके आओ। सो एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल पीस, डिसआर्मामेंट एंड द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स।
आखिरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा एक बात पता है, जो नेहरू थे ना वो खुद वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन वो इंस्पायर्ड थे सोशलिज्म से, है ना। तो काफ़ी सारी चेंजेस इनके टाइम पे हुए थे, क्योंकि पहले इनका जो फोकस था वो था डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। पहले ही कहीं ना कहीं सोशलिज्म को लेके आए, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल आया, सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों को लेके आए। उसके बाद फिर आगे जाके टाइम के साथ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो जो इकोनॉमी है वो हमारी शिफ्ट होती रही। ठीक है, सो नेहरू बिलीव दैट इंडिया शुड बी अ मॉरल लीडर ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड प्रमोटिंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग नेशंस। नेहरू का ये मानना था कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनना चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबल स्टेज पे क्या कर सके, सभी देशों के बीच में जस्टिस, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट कर सके, है ना। क्योंकि इंडिया किस पे चलता है, अपने एथिक्स पे काम करता है, ट्रेडिशनल जो हमारे सोर्सेज हैं उन पे, वैल्यूज पे, प्रिंसिपल्स पे, इन सब पे। क्योंकि हम कभी भी लड़ाई नहीं चाहते, हम हमेशा शांति चाहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और तक।